Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज मैं वापस आपको यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ये जो पार्ट 1 वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, आज उसके पार्ट 2 वीडियो का मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। एन ए फ्रैंक जो है अपने डायरी किटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही, वर्णन कर रही कि क्या क्या हुआ आगे। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो अपनी डायरी को किटी नाम से बुलाती है। तो फिर आगे क्या होता है हम यहाँ से देखेंगे पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान देंगे। सिंस नो वन would understand a word of my stories to Kitty if I were plunged to write in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रीफ स्केच मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन का। तो सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, क्योंकि किसी को भी यदि मैं तुरंत ये कहूँ कि किटी को जो सुनाई गई मेरी कहानियाँ हैं एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं न चाहते हुए भी ये चाहती थी कि अपने जीवन के बारे में ये जो वर्णन है, मतलब ये जीवन परिचय है, ब्रीफ स्केच, ये मैं लिखूं। हालांकि मैं एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करने में मुझे उतना लाइक नहीं था, मैं पसंद नहीं करती थी, फिर भी न चाहते हुए भी मैंने लिखना शुरू किया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके फैमिली का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एन ए फ्रैंक बता रही है आगे क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल मतलब पूजनीय, सम्माननीय। मेरे पिता जो सबसे सम्माननीय पूजनीय पिता आई हैव एवर सीन, शायद ही मैंने देखे हों जीवन में। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। मेरे माँ और पिता ने तब तक शादी नहीं कर ली जब तक कि मेरे पिताजी 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 ईयर्स की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 ईस्वी में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मतलब मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड मतलब होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया, हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक। अब देखिए इसकी मदर का नाम क्या है, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, और इसके फादर का नाम क्या था, ओटो फ्रैंक। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक भी सितंबर में हॉलैंड चली गई उनके साथ रहने के लिए, मेरे पिताजी के। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गरेट और मैं दोनों को भेज दिया गया एकेन नामक सिटी पर रहने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के साथ। मतलब एचएन बोलते हैं इसको, कुछ लोग एकेन भी कहते हैं। एचएन नामक स्थान पर अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए मार्गरेट और मुझे दोनों को भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट जो थी वो दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं पीछे पीछे फरवरी में, मतलब जब फरवरी का महीना आया तो मैं भी गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, यानी मार्गरेट के उपहार के स्वरूप में जब मैं पीछे से पहुंची वहां पे, तो मुझे टेबल पर रख दिया गया एक उपहार के तौर पे, कि मैं मार्गरेट के लिए किसी प्रेजेंट से कम नहीं थी, मतलब उसके लिए मैं उपहार स्वरूप थी। यानी मेरे जाने पर लोगों को खुशी हुई, ऐसा भी कह सकते हैं आप। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या कर रही है एने फ्रैंक। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई भी शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ 6 वर्ष तक की, जब तक थी 6 वर्ष की आयु तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वहाँ मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई शुरू की, मतलब वो 6 साल की उम्र तक जो बताया जा रहा है। अगली लाइन देखेंगे स्टूडेंट सभी लोग। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। 6वीं कक्षा में मेरी टीचर मिसेस कुपेरस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाचार्य थी।
एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के खत्म होने पर, वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हार्ट ब्रेकिंग मतलब होता है हृदय को तोड़ देने वाला, फेयरवेल मतलब विदाई, याद रखिएगा ये दो वर्ड है। टीयर्स मतलब आंसू में, मतलब जैसे ही एंड हुआ ईयर तो हम दोनों के आंखों में आंसू थे, मिसेस क्यूपरस के भी और मेरे भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि विदाई हो रही थी, हम अलग हो रहे थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 की गर्मी का समय चल रहा था कि ग्रैंडमा को थोड़ी बीमारी लग गई, मतलब वो बीमार पड़ गई। हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ ए लिटल सेलिब्रेशन। सो इसलिए मेरा जो बर्थडे था उस साल, वो लिटल सेलिब्रेशन, थोड़े बहुत सेलिब्रेशन से गुजरा, मतलब उसमें ज़्यादा हम लोगों ने उत्साह नहीं मनाया, थोड़े उदास थे। आगे देखते हैं। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और आगे क्या हुई घटना कि ग्रैंड माँ जो थी वो 1942 में डाइड हो गई, मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता मैं प्राय कितना उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर। और आज भी उनसे प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में मेरा था, वो इंटेंडेड यानी समर्पित था शायद दूसरों की कमी को पूरा करने के लिए। एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ग्रैंडमा के नाम की जो मोमबत्ती थी, वो मेरे बर्थडे के समय जो बाकी मोमबत्तियाँ जल रही थी उसके साथ ही जलाएगी। कहने का मतलब ये था कि इस साल का सेलिब्रेशन कम उत्साह से हमने मनाया, और चूँकि दादी माँ गुजर चुकी थी और उनकी याद में भी कैंडल जलाया गया, ऐसा कह सकते हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स, अगली लाइन देखते हैं। अब यहाँ एने फ्रैंक अपने फैमिली के बारे में बोल रही है कि द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है। ये चारों मतलब फैमिली मेम्बर की बात कर रही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलेम मतलब होता है पवित्र, डेडिकेशन मतलब समर्पण। मेरे डायरी के प्रति ये पवित्र समर्पण का भाव आज की प्रेजेंट तारीख 20 जून 1942 को, इस तारीख पर मैं आती हूँ और अपनी डायरी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मैं प्रस्तुत करती हूँ अपने विचार, अर्थात लिखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब डायरी की बात शुरू हो रही है, तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। डियरेस्ट किटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वो अपने समय की, यानी जो पढ़ने जाती थी क्लास में क्या होता था, वो सारी बातें बता रहे हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। हमारी पूरी कक्षा, इंटायर मतलब पूरी, क्लास माने कक्षा, क्वेकिंग काँप रही थी, इन इट्स बूट यानी पैरों तक सब काँप रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स, वास्तव, ये वास्तव में, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब सचमुच में, वास्तव में, कारण ये है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। मतलब फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, मीटिंग मतलब मीटिंग, आने वाली मीटिंग में टीचर डिसाइड कर रहे थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन केप्ट बैक मतलब पीछे रखा जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे सभी टीचर। तो आगे क्या होता है देखिए। ये चर्चा चल रही थी टीचर के मतलब आपस में चर्चा कर रहे थे वो लोग। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी से ज़्यादा क्लास शर्त लगा रही थी, बेट्स मतलब शर्त। अब यहाँ कुछ उसके साथी के नेम आ रहे हैं, सहेलियों के, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में लिखा है। जियन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जियन और मैं दोनों स्वयं हंस रहे थे मूर्खतापूर्ण कार्यों पर दो लड़कों के जो कि हमारे पीछे बैठे थे, सियन एंड जैक्स। यानी जियन और जो मैं थी, ये दोनों हंस रहे थे, हम दोनों मिलके हंस रहे थे किस पे, हमारे पीछे जो लोग बैठे थे, दो लोग, दो मूर्ख लोग, यानी मूर्ख तो नहीं कह सकते लेकिन शायद उनकी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी पर हमें हंसी आ रही थी। और वो दो कौन थे, सीएन और जैक्स। ठीक है, ये एने फ्रैंक कर रही है कि जियन और मैं दोनों हंस रहे थे सीएन और जैक्स के ऊपर। हु हैव स्टेक्ड दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड। स्टेक्ड मतलब दांव पे लगाना, इंटायर हॉलीडे पूरी छुट्टी। ये सीएन और जैक्स जिन्होंने पूरी छुट्टी अपनी शर्तों को लगाने में बिता दी थी, दांव पे खेल दिया था, मतलब हमेशा शर्त लगाते थे। अब क्या शर्त लगाते थे, क्या कहते थे, जरा सभी लोग देखिएगा। देखिए, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक क्या कहते थे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट।
तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। तो ये दोनों के बीच की बात है, किसके, सीएन और जैक्स के, जो बैठे थे जीएन और एने फ्रैंक के पीछे। तो इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट calm them डाउन। यहाँ तक कि जीएन की नज़रें और मेरे गुस्से भरे सांकेतिक इशारों ने भी उनको शांत नहीं कर पाए, मतलब उनको शांत नहीं करा सके हम दोनों ने। जीएन ने थोड़ा आग्रह किया, आग्रह भरी नज़रों से देखा, और मैंने भी गुस्सा किया, लेकिन ये दृश्य भी उनको शांत नहीं कर सका। यानी वो दोनों आपस में बोलते रहे। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछोगे, अब एने फ्रैंक करिए कि यदि आप मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। बहुत सारे ऐसे डमीज़ हैं, डमी मतलब मूर्ख बच्चे हैं, लगभग एक क्लास का चौथाई हिस्सा, जिन्हें कि पिछली क्लास में ही रखा जाना चाहिए। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन ये टीचर्स भी तो पृथ्वी के सबसे मतलब ऐसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ये विचार किसका है, ये विचार है एने फ्रैंक का। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अगली पैराग्राफ में क्या दिया है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ अपनी सहेलियों और मेरे बारे में लेकर के। वी विल मेक इट, हम इसको बना लेंगे, मतलब हम पूरा कर लेंगे, अर्थात हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, और वो है मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू, कुछ भी हो हम कर सकते हैं, डू इज़ वेट, और वो है इंतज़ार। एनी वे मतलब अगर कुछ भी हो तो हम केवल इंतज़ार ही तो कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक के लिए, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तब तक हमें एक दूसरे से ये कहना चाहिए कि अपना हर्ट न खोएं, मतलब अपना साहस न छोड़ें। यहाँ हर्ट का मतलब साहस। आगे देखते हैं अब एने फ्रैंक क्या कर रही है, चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरे सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती है, मतलब अच्छे संबंध हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 लोग हैं। 7 men and 2 women, 7 आदमी और 2 औरतें हैं। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फूगी, ओल्ड फूगी मतलब पुराने विचारों वाला, हु टीचेज मैथ। मिस्टर कीसिंग जो कि पुराने विचारों वाले हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं हमें। वॉज एनॉयड, वो गुस्सा हो गए, विथ मी, मेरे से, फॉर एजेज, कई वर्षों से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बात ज़्यादा करती थी। मतलब मिस्टर केसिंग पुराने विचारों वाले जो व्यक्ति थे, जो मैथ पढ़ाते थे, वो मुझसे एक बार गुस्सा हो गए, और वो कई वर्षों से गुस्सा थे मेरे से, क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए। अब क्या वर्क दिए, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने के लिए एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसका नाम था ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। अब देखिए एने फ्रैंक अपने मन की बात बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा सभी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक बातूनी विषय पर आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं बाद में चिंता करूंगी इस टॉपिक के ऊपर। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक में ये टाइटल नोट कर लिया। टॉक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में खिसका दिया नोटबुक को। ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। तो जो टॉपिक दिया था टीचर ने, किसिंग ने, वो लिख करके मैंने बैग में रख दिया। फिर आगे क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, अगली लाइन। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने बाकी अपने होमवर्क को जब फिनिश कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो वो जो एसे वाला नोट था उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कौन सा सब्जेक्ट, वही चैटर बॉक्स। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई कर भी क्या सकता था सिवाय शब्दों के बीच में बड़े बड़े गैप छोड़ने के। अर्थात जब बच्चों को कुछ नहीं आता तो शायद वो शब्द ऐसे लिखते हैं, दूर दूर लिखते हैं, ताकि उनका पूरा पेज भर जाए और उनका काम भी हो जाए। ऐसा मैं कर रही थी, वही एने फ्रैंक कर रही है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव दैट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन ट्रिक ये थी, तर्क ये था मेरा कि टू कम अप, कैसे अपने आप को ये
सामने मतलब फेस करके लाया जाए, बताया जा सके विथ कन्विंसिंग, और कैसे कन्विंस किया जा सके कि आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने की आवश्यकता को जायज़ ठहराने हेतु मैं अपने तर्कों को किस प्रकार कॉपी में लिखूं, ये मैं सोचती रही। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक एक विचार आ भी गया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी, जो मुझे केसिंग ने दिया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट भी हुए। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उसमें बहुत सारे तर्कों से प्रमाणित किया, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना तो स्टूडेंट्स का एक ट्रेट है, यानी उनका एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इस गुण को अपने अंडर कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा प्रयास करूँगी। मतलब इन सारे तर्कों को मैंने लिखा भी, जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। ऐसा एने फ्रैंक आपके सामने जो बोल रही है, शायद इन सब से मिलते जुलते विचारों को उसने लिख करके प्रमाणित करने का प्रयास भी किया, और किसिंग संतुष्ट भी हुए, लेकिन फिर से वो बात करने लग जाती थी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या है। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits का मतलब होता है आनुवांशिक गुण। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया लिखा है कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं इस आदत से अपने आप को छुटकारा नहीं पा सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड, चूँकि मेरी माँ भी तो बात करती है, एज मच एज आई डिड, जितना मैं करती हूँ शायद मेरी माँ भी उतनी ही बात करती है। इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और ज़्यादा कुछ आप कर भी नहीं सकते उन आनुवांशिक गुणों को लेकर के जो मैंने अपनी माँ से प्राप्त किया। तो देखिए कितना बढ़िया एने फ्रैंक ने आपको तर्क दिया कि वो अपनी माँ से मिले गुण को कैसे छोड़ सकती है। उसकी माँ भी तो बात करती है, तो शायद उसको भी वही गुण मिले हैं अपनी माँ से, ये कह रही है एने फ्रैंक। चलिए आगे देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ को मैं टिक कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर केसिंग मेरे तर्कों पर जोर से हंस पड़ते थे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जैसे ही अगले लेसन के टाइम पर मैं फिर से बात करना शुरू कर देती, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने इस बार मुझे दूसरा ऐसे दे दिया, एक नया टॉपिक। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, इस बार ये जैसा कि माना ही जा रहा था, ऑन, और ये टॉपिक था क्या, एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिगेबल का मतलब दिया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये सर्कल मैंने किया है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसको सुधारा ही न जा सके, मतलब कभी न सुधरने वाली बातूनी। अब बातूनी का मतलब बात करने वाली, तो शायद इसीलिए वो मेरे ही ऊपर ये टॉपिक दे रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो टॉपिक क्या था, एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, ये टॉपिक है। चलिए अगली लाइन, आई हैंडेड इट इन, मैं इनको लिख करके सौंप देती, उनको दे देती। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर केसिंग को कोई शिकायत भी नहीं करने को मौका मिलता अबाउट फॉर 2 होल लेसन, ये जो 2 लेसन 2 टॉपिक से संबंधित दिया, कोई मौका नहीं दिया उनको मैंने। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ, हालांकि तीसरा लेसन दे करके शायद उन्होंने एनफ कर ही दिया। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर द टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स ने कहा। अब ये टाइटल दे करके मुझ जैसे एने फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में उन्होंने एक 3rd टॉपिक दे ही दिया। अब आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी। अब आगे की लाइन यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द क्लास रोड, अब क्लास में क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। पूरी की पूरी क्लास में जो थी वो शोर मच गया, मतलब क्लास में शोर हुआ। आई हैड टू लॉफ, अब मुझे भी हंसना पड़ा, मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, हालांकि बातूनी विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, यानी ये कई बार दे चुके थे मुझे चैटर बॉक्स, पहली बार दिया, दूसरी बार जो है इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स दिया, और तीसरी बार क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो मतलब
अब मेरा ऐसा स्किल जो था ना इस पर लिखने का थोड़ा लगभग ख़त्म हो गया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइन में इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा सभी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब समय आ गया था कि कुछ और मतलब विषय पर लिखने का, किसी नए विषय पर। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखा जाए। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री। मेरी एक दोस्त थी, मेरी सहेली सैने, इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद्य लिखने में, पोइट्री मतलब पद्य लिखने में, उसने क्या किया, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। वर्स मतलब पद्य में। उसने क्या किया, सैने नामक जो मेरी सहेली थी, उसने मुझे कहा कि अब जो तुम्हें टॉपिक मिले ऐसे, उसको पोइट्री में, पद्य के अंदाज में लिखो, और उसने हेल्प भी किया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी सुन करके कि चलो इस बार कविता के रूप में लिखूंगी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर जो केसिंग थे वो हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न तो कर ही रहे थे, क्योंकि बार बार मुझे दे रहे थे ये टॉपिक। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैंने भी ये निश्चित कर लिया कि अब ये मजाक उनके साथ हो जो मेरे साथ वो करते आ रहे थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आई फिनिश्ड माई पोएम। अब मैंने अपनी कविता फिनिश की, अर्थात मैंने पद्य में लिखा। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन। ये पद्य जो था, पोइट्री कविता, एक मदर डक और एक फादर स्वैन, डक मतलब बतख और स्वैन मतलब हंस, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे, हु वेयर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जिनको काट के मौत के घाट उतार दिया गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो काँव काँव ज़्यादा कर रहे थे। अब उसने कविता में क्या लिखा कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे, इनके 3 बेबी डकलिंग बच्चे थे, और उन बच्चों को काट के खा के मौत के घाट उतार दिया गया उसके फादर के द्वारा, क्योंकि इन बच्चे जो डकलिंग थे ये बहुत आवाज़ कर रहे थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब मैंने क्या किया कि अपनी कविता समाप्त किया ही था, तो केसिंग जो थे इन्होंने मजाक को तुरंत पकड़ लिया। ही रीड द, अब उन्होंने पढ़ा ये जो लिखा गया था मेरे द्वारा, तो ही रीड द पोएम टू द क्लास, पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया उन्होंने पोएम। ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, एडिंग हीज ओन कमेंट्स, और अपने खुद के कमेंट को जोड़ते हुए उसमें, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और जैसे कि दूसरी कुछ क्लासों तक भी वो गए इसको लेकर के, इस टॉपिक को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तभी से शायद मुझे अनुमति दे दी गई बात करने की। अर्थात जो मैंने इस बार पोएम लिखा था सटीक उनके ऊपर निशाना बैठा था। अब वो उस टाइम से मुझे अनुमति मिल गई कि भैया जो तुम बात करती हो करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, मतलब रोक टोक नहीं होगी। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से लेकर मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन मतलब मिला नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत अगर देखा जाए, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके विपरीत अगर कोई बात देखी जाए तो श्रीमान केसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। मतलब जिस भी क्लास के इर्द गिर्द अगर सुनने को मिले तो ऐसा सुनने में पाया जाता है कि केसिंग आजकल केवल मजाक करते हुए ही पाए जाते हैं। जो कि कभी किसी समय मेरे पे गुस्सा होते थे, अब शायद वो गुस्सा नहीं होते। अब मुझे मेरे बात करने से रोका नहीं जाता, और खुद केसिंग ऐसी चीज़ों को लेकर के, यानी जिससे आनंद उठता था, मतलब थोड़ा मजाक का भाव उत्पन्न होता था, ऐसे मजाक करते हुए वो सुने जाते थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेसन का समरी समझ में आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।